कोविड स्टार्ट हो गया है, जो कोविड की जो टीकाकरण है वो स्टार्ट हो गया है। तो इसमें क्या है कि जो पहले जो डोज दिए जाएंगे 93,000 डोज दिए जाएंगे। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम से वैसे कोई इसका लेना देना नहीं है इतना। अब ये न्यूज़ है यहाँ पे, केंद्रीय मंत्री ने किया प्रदेश के पहले डॉपलर मौसम रडार का लोकार्पण। तो अब हिमाचल एक ऐसी स्टेट बन गई है जहाँ पे डॉपलर जो मौसम रडार होगा वो लगाया गया है कुफरी में। तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे ये लगाया गया है। और यह है सटीक पूर्व अनुमान, इसका मतलब हो गया क्या, एक्यूरेट फोरकास्ट। तो जो एक्यूरेट फोरकास्टिंग का जो सिस्टम है, अब ये क्या करेगा कि जो रडार होगा, इस रडार के क्या होगा, कम से कम 100 किलोमीटर के रेडिएशन में 100 किलोमीटर का जो एरिया होगा इसके इर्द गिर्द, उसकी जो मौसम की जो भी जानकारी होगी, जो भी आगे होने वाला होगा मौसम, क्या वहाँ पे बारिश होने वाली है, बर्फ़ पड़ने वाली है, या स्टॉर्म्स आने वाला है, या कोई भी वेदर को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो इस रडार के माध्यम से क्या होगा, लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक तो उस एरिया के जो किसान हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेनिफिट मिलेगा। और उससे एक बात और है कि ये हिमाचल के लिए टूरिज़्म के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो टूरिस्ट जो लोग हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, तो वो क्या करेंगे, इस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन पहले लेके उसके बाद अपना प्लान करेंगे कि वहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो ये साथ साथ टूरिज़्म को भी एक तरफ से इम्पोर्टेंस देगा। तो इस तरह का सिस्टम लगा है यहाँ पे। तो इसको क्या, अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा जो सेंट्रल लेवल का जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण जो मिनिस्ट्री है, उनका जो स्थापना दिवस है 146 स्थापना दिवस के मौके पर शिमला के कुफरी में, तो शिमला में लगा, ये कुफरी में, और उत्तराखंड के नैनीताल में, और भुवनेश्वर में। तो ये भुवनेश्वर, उत्तराखंड और नैनीताल और कुफरी में जो लगाए है। और इसको क्या बोलेगा हम, डॉपलर मौसम रडार। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी है, और बाकी आप इसको कई जगह और मेंस में यूज़ कर सकते हैं इसी इन्फॉर्मेशन को। चाहे हमारा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं हम इसको, टूरिज़्म में कर सकते हैं हम इसको। तो ये है। नेक्स्ट न्यूज़ है, परिंदों की सुरक्षा के लिए के प्रति संजीदा सरकार। अब यहाँ पे है जो पोंग डैम है, तो जो पोंग डैम है हमारा ब्यास रिवर के ऊपर, ये पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है आज की डेट से, क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड फ्लू के जो केसेस है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि जो हमारी कंट्री के अंदर वेटलैंड जो एरियाज़ है, जो वेटलैंड जोन है, वेटलैंड जो लेक है हिंदुस्तान के अंदर, टोटल 27 है, जो रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है, 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में। और जो रामसर जगह है ये है ईरान में। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि जो हमारी जो वेटलैंड होती है, और वेटलैंड हमेशा बायोडाइवर्सिटी को लेकर इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि उसमें एक तो बायोडाइवर्सिटी उसमें होती है, वहाँ की जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, और दूसरा क्या होता है कि इस वेटलैंड के अंदर बहुत सारी दूर दूर जगह से क्या होता है, यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो यहाँ पे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे चाइना वाला एरिया है, सेंट्रल एशिया वाला एरिया है, इवन रशिया वाला एरिया है, उस तरफ से क्या होता है कि जब यहाँ पे ठंड पड़ जाती है, जब यहाँ पे विंटर हो जाता है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है, तो उस टाइम क्या होता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो इस तरफ को मूव कर जाते हैं, और जब मौसम सही हो जाता है तो ये वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से जो वेटलैंड है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उस कंट्री के लिए या उस लोकल एरिया के लिए नहीं है, उसके साथ साथ क्या है कि उसकी जो इंटरनेशनल लेवल पर भी इम्पोर्टेंस है। तो अगर इंडिया की जो वेटलैंड है अगर वो ख़राब हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी, या नहीं रहेगी अच्छे से, वहाँ का इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा, तो इसका असर कहाँ पड़ेगा, दूसरी कंट्री के ऊपर जहाँ से वो जो बर्ड्स है वो माइग्रेट होकर आते हैं। तो इस तरह से जो रामसर कन्वेंशन में ये ऐड की जाती है कि ऐसी वेटलैंड जो लोकली नेशनली तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट साथ साथ में क्या हो गई है, इंटरनेशनली भी इम्पोर्टेंट हो गई है। तो इसलिए इन वेटलैंड को क्या है कि सभी कंट्री को, जितनी भी वर्ल्ड की कंट्री है, सभी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन वेटलैंड को प्रोटेक्शन दे। तो उस तरह से क्या है कि जितने भी वेटलैंड है वर्ल्ड में, उनमें से जो 27 जो वेटलैंड है वो इंडिया में है, और उन 27 वेटलैंड में से एक वेटलैंड कौन सी हो गई, ये पोंग डैम, जो कि रामसर जो कन्वेंशन है उसके अंदर ऐड है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो ये एरिया है हमने अपने लेवल पे क्या है, इसको जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है, और उसमें हमने इसको डिक्लेयर करा हुआ है जो सेंचुरी है, तो ये बर्ड के लिए डेडिकेटेड सेंचुरी है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड में भी आती है, और ये हमारी एक हिमाचल के अंदर एक ये सेंचुरी भी है।
तो अब यहाँ पे क्या है कि अब ये जो बर्ड्स हैं यहाँ पे, जो बर्ड फ्लू के जो भी चले हुए हैं केसेस, तो इससे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है हिमाचल का वो यही माना जा रहा है। तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें जो और तरह के जो क्वेश्चन बन सकता है, तो एक तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन, देखो पोंग वेटलैंड रिकॉर्ड 68 इंक्रीज इन नंबर ऑफ बार हेडेड गेज। तो ये जो ये बताया गया यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये नाम है इस पक्षी का, तो ये इसमें बार से लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, बार हेडेड गीस। अब ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी का स्पीशीज़ है, इसको खतरा है वैसे भी, और ये माइग्रेटरी भी है, और इसकी सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है यहाँ पे। तो अब इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है कि देखो ये तो सबको ही पता है कि पोंग डैम कहाँ पे है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ पे जो सबसे जो थ्रेटन्ड है इस टाइम, जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो ये बार हेडेड, तो इसके सिर के ऊपर बार बनी हुई है, इसलिए इसको बार हेडेड गीस बोला गया। तो अब कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है पोंग डैम की। द पोंग डैम लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन ब्यास रिवर 1960, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड इन द फुटिल ऑफ हिमालय इन कांगड़ा वैली। तो कांगड़ा वैली में आती है ये। इट इज़ बर्ड सेंचुरी एट रामसर साइट, तो बर्ड सेंचुरी भी तो है ही है, और साथ में क्या बताया था ना भैया आपको, वेटलैंड भी, और रामसर में भी आती है। इट इज़ अमंग द टॉप साइट दैट अट्रैक्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। तो 10 ऐसी साइट्स है इंडिया की जिसमें से ये भी एक है जो माइग्रेटरी बर्ड्स को बाहर से अट्रैक्ट करती है। मोस्ट ऑफ द विजिटिंग बर्ड माइग्रेट फ्रॉम देयर ब्रीडिंग प्लेसेस इन द ट्रांस हिमालयन रीजन, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, रशिया एंड साइबेरिया। तो बार हेडेड ग्रीस आर फाउंड इन सेंट्रल चाइना एंड मंगोलिया। तो चाइना एंड मंगोलिया रीजन में होती है ये, एंड दे ब्रीड देयर। द गूज इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़। तो इस तरह से ये यहाँ पे पहुँच जाती है। तो यहाँ पे अभी जो न्यूज़ में है, जो बर्ड फ्लू हो रहा है, उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो जो ये स्पीशी है, ये बर्ड है, इसी को हो रहा है। इसको क्या बोलेगा हम, बार हेडेड गूज। तो बार हेडेड क्यों बोल देंगे इसको, क्योंकि इसके सिर के ऊपर बार लगी हुई है। तो रामसर साइट में भी है ये, और जो सेंट्रल एशिया और जो चाइना मंगोल वाला रीजन है उस तरफ भी है ये, तो वहाँ से इधर को ये माइग्रेट होती रहती है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो अब देखिए, तो यही इसकी जो फ़ोटो है इसमें भी यही दिखाई गई है यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसको प्रे के लिए तैयार कर सकते हो। और अब आपके सिलेबस में मेंस में बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर भी है। तो बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या लॉसेज, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी उसको क्या क्या लॉसेज है, तो ये भी एक लॉस बन जाता है, ये भी एक तरीका बन जाता है जिसके वजह से हिमाचल में क्या है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है मंडी में NDRF बटालियन मुख्यालय के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश। NDRF है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। तो नेशनल डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, और इस एक्ट के अंदर क्या है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल मैनेजमेंट जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी उसका हेड होगा PM। उसी तरह से होता है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका हेड होगा कौन, चीफ मिनिस्टर। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका हेड होगा DM, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होगा। तो अब इसका काम क्या है बेसिकली, कि जो भी डिज़ास्टर का एक प्रोफाइल बनती है और उस डिज़ास्टर की जो मैनेजमेंट है, किस तरह से इसको मैनेज करना है, चाहे डिज़ास्टर से पहले है चाहे डिज़ास्टर के बाद में है, तो वो सारी चीज़ें के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो किसमें बता रखे होगी, इस एक्ट के अंदर। और इसी तरह से जो अथॉरिटी है इसके लिए काम करेगी, तो स्टेट लेवल पे कौन काम करता है इसके लिए, CM काम करता है। तो अब होता क्या है कि जब भी कोई भी डिज़ास्टर होता है उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, तो उसके लिए ये जो स्पेशल फोर्स है वो नेशनल लेवल पे तो काम करती है। तो अब हिमाचल क्या कर रहा है, इसको स्टेट लेवल पे अपनी फोर्स बना रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। तो जो भी यहाँ पे एग्जैक्टली जब भी डिज़ास्टर होगा, तो उसके बाद जो पहला जो रिस्पांस में आएगी, जो एक्सपर्ट लोग आएंगे, देखो पहले क्या होता है, रिस्पांस लोकल का होता है, NGO का होता है, तो उनको हम अभी तक एक्सपर्ट नहीं मानते। तो जो एक्सपर्टाइज और टीम होती है उसकी जो एंट्री होती है, तो वो किसके तौर पर हो जाती है, जो डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है।
अब जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ये एक्ट आपके सिलेबस में जो पूरा जनरल स्टडी है उसमें भी तो है ही है, और साथ ही साथ क्या है, ये HP GK के अंदर भी है। तो हिमाचल GK के अंदर क्या है, एक क्वेश्चन जो बनता है, जो एक टॉपिक है वो है नेशनल डिज़ास्टर प्रोफाइल इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नेशनल डिज़ास्टर की जो प्रोफाइल है वो किस तरह की है। तो प्रोफाइल में क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ आती है। जैसे अगर हम शुरू से बात करें तो एक तो होगा मैन मेड, एक होगा नेचुरल। तो अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में बड़ी सारी चीज़ें आई। तो हिमाचल का जो अपर वाला जो एरिया है वहाँ पे ग्लेशियर्स है। तो सबसे पहले जो ग्लेशियर्स है उन्हीं से स्टार्ट हो जाता है डिज़ास्टर का प्रोफाइल। तो एक प्रोफाइल की वो एरिया बन गई जहाँ पे ग्लेशियर्स है। तो ये ग्लेशियर्स कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है, कुल्लू में है, शिमला के चंद्रनाहान में है, और पार्वती दुधुआ वैली कुल्लू की है, और जो बड़ा बंगाल है वो कांगड़ा में है, और उसी तरह से लाहौल स्पीति वाला एरिया है। तो उधर क्या है कि यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है, अब इन ग्लेशियर्स का क्या होता है, जो ये बर्फ़ को एक्यूमुलेट करता है वहाँ पे कहीं ना कहीं से जो बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है वो ग्लेशियर का फॉर्म ले लेती है, और बाद में क्या होता है, उस बर्फ़ को क्या होता है, धीरे धीरे उसको मेल्ट होना होता है। तो जो वो मेल्ट होगी और उसके बाद उसको एक लाइन बोलता है, एब्लेशन करके बोलेंगे उसको। तो अब जो ज़्यादा हमारे पास बर्फ़ है और उसका टूटना और उसका जिस लेवल से उसका टूटना चाहिए तो उससे ज़्यादा टूट रही है वो और ज़्यादा मेल्ट हो रही है, तो जो एक इक्विलिब्रियम लाइन होती है उसको जब ये क्रॉस कर जाती है तो वहाँ पे कॉजेज़ बन जाता है डिज़ास्टर का। डिज़ास्टर किस तरह से बनेगा, या तो वो एवलांचेस की फॉर्म में नीचे गिर जाएगा, और या तो ज़्यादा पिघल गया तो बाढ़ भी आ सकती है उस तरह से। तो एक जो प्रोफाइल है वो तो ये हो गई कौन से वाली, जो ये एवलांचेस वाली होती है, जो एक प्रोफाइल जहाँ बनेगी यहाँ पे जहाँ हमारे ग्लेशियर्स है। उसके बाद क्या होता है, जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे जो बाढ़ आती है उसको फ्लश फ्लड बोलता है। तो फ्लश फ्लड के अंदर क्या होता है, पानी उतना नुकसान नहीं करता, जो उस रिवर के साथ वाला जो कैचमेंट एरिया होता है जहाँ से वो पानी छोटे छोटे नालों में या ग्लेशियर से पिघल कर जो आता है, तो वो पानी क्या होता है कि उस एरिया की जो मिट्टी पत्थर और वहाँ के पेड़ है उनको गिरा देता है, उस कैचमेंट एरिया को फ्रजाइल कर देता है, और जिसकी वजह से वो गिर जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे बाढ़ आएगी। तो उस बाढ़ में क्या होगा, जो फ्लड होगा उसमें पानी तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, पर ज़्यादा नुकसान क्या करेगा, जो इसके साथ ये मटेरियल आ रहा है। तो इसी मटेरियल को क्या बोल दिया हमने, फ्लश फ्लड बोल दिया। और इसका जो हिमाचल में जो सबसे बड़ा कॉज होता है वो होता है क्लाउड ब्रस्ट। तो क्लाउड ब्रस्ट होता है, और जब ये बहुत ज़्यादा देर से बारिश होती है तो जो कैचमेंट एरिया है उसके इधर उधर वाला जो सारा जो भी उसके मटेरियल है वो उसके अंदर नदी में बह जाएगा। तो ये एक प्रोफाइल ये बन जाता है इस तरह से, है ना। और उसके बाद हिमाचल एक सिस्मिक जोन के ऊपर है, तो अर्थक्वेक अपना एक प्रोफाइल बन जाता है। और उसके बाद कुछ तो यहाँ पे ये फ्लश फ्लड हो गया, और एक लैंड स्लाइडिंग हो गया, तो ये रिवर के साथ होता है। तो इस तरह से जितने भी है कुछ मैन मेड आते हैं। जैसे यहाँ पे स्टैम्पेड भी एक, जैसे एक बारी नैना देवी में क्या हुआ था कि मंदिर के आगे जो लोगों में स्टैम्पेड हुआ था उसकी वजह से डेथ हुई थी, और आग लग जाती है। तो इस तरह से जो ये प्रोफाइल होती है, ये तो एक प्रोफाइल हो गया। तो अगर आप सिलेबस में देखोगे तो ये लाइन लिखी हुई है, तो प्रोफाइल को ऐसे ज़्यादा पढ़ने के लिए, समझने के लिए कोई ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप इस तरह से अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को, ग्लेशियर्स का क्या रोल है, रिवर्स का क्या रोल है, अर्थक्वेक का क्या रोल है, वो कहाँ वो एरियाज़ फॉल करते हैं, और वो एक प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। अब इस प्रोफाइल में क्या, जब भी डिज़ास्टर होगा तो उसके लिए जो सबसे पहले जो एक एक्सपर्ट की जो टीम आएगी जो रिस्पॉन्स करेगी वो क्या हो जाएगी, SDRF। तो NDRF की लाइन पे क्या बन जाएगा, SDRF। तो हिमाचल एक ऐसी स्टेट बन रही है जो अपनी इसकी एक अपना हेडक्वार्टर होगा, अपनी एक बटालियन होगी इस तरह की, तो जिसकी जो हेडक्वार्टर होने वाला है वो होगा मंडी में। तो मंडी ज़िला में इसका हेडक्वार्टर बनेगा, और 14वीं बटालियन होगी इस तरह की। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, भौगोलिक परिस्थितियों और आपदाओं के प्रति संवेदनाशील को ध्यान में रखते हुए राज्य की नई NDRF 14वीं बटालियन को मंजूरी प्रावधान की गई है। तो ये कौन सी हो गई, रिस्पॉन्स फोर्स। तो अब उस तरह से डिज़ास्टर के अंदर हम एक चीज़ और देखते हैं, वो होती है अप्रोचेज़। तो डिज़ास्टर के लिए क्या होते हैं, कुछ अप्रोचेज़ रहती है इस तरह की कि अब अप्रोचेज़ में क्या होता है, अगर हम एक लाइन इसमें ड्रॉ करें तो एक डिज़ास्टर कब होगा, कुछ काम हमें तब करने पड़ेंगे डिज़ास्टर के बाद, कुछ डिज़ास्टर के पहले। तो अगर डिज़ास्टर यहाँ हो रहा है तो डिज़ास्टर से पहले कुछ हमारी तैयारियां होनी चाहिए। तो डिज़ास्टर एकदम से होगा तो क्या होगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा। रिस्पॉन्स के बाद क्या होगा, रिहैबिलिटेशन हो जाएगा। रिहैबिलिटेशन के बाद क्या हो जाएगा, सेटलमेंट होगी इनकी, परमानेंट को सेटल कर दे। तो रिस्पॉन्स में कौन आएगी, ये टीम जाएगी, तो उनको फिर रिहैब करेंगे, दूसरी जगह ले जाएंगे।
फिर उन लोगों की सेटलमेंट कर दी जाएगी। और नेक्स्ट क्या करेंगे हम, कुछ मिटिगेशन होगा कि किस तरह से आने वाली चीज़ों को हम मिटिगेट करना है, अपने आप को मतलब स्ट्रेंथन करना है, एम्पावर करना है। और उसके बाद क्या हो जाएगी, प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। हम फिर से प्रिपेयर हो रहे हैं किसी डिज़ास्टर को, अगर डिज़ास्टर इंसिडेंट होगा उसको मीट करने के लिए। तो अगर हम देखेंगे जो ये बनाई गई है अभी, जिसकी मंजूरी दी गई है, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, अभी ये प्रेपरेशन का पार्ट है। तो प्रेपरेशन एंड मिटिगेशन का पार्ट है। तो हम पहले ही तैयार हो रहे हैं उस चीज़ के लिए कि अगर कभी फ्यूचर में इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके लिए हम ऑलरेडी ही रेडी है। तो ये अप्रोचेज़ में कहाँ पे आएगा, प्रेपरेशन एंड मिटिगेशन। और जब डिज़ास्टर हो जाएगा तो ये किस में देखेगा हम इसको, इसका रिस्पॉन्स में। तो जो फिर से अगर आप सिलेबस देखोगे आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला, वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, वो है अप्रोचेज़ टू डील विद डिज़ास्टर। तो क्या क्या अप्रोचेज़ होनी चाहिए इसके लिए, तो एक पहले आती है और एक बाद में आती है। तो इस तरह से ये हमें थोड़ा और ज़्यादा स्टेट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी, क्योंकि हिमाचल वैसे भी डिज़ास्टर प्रोन माना जाता है, चाहे अर्थक्वेक है, चाहे लैंडस्लाइडिंग है, चाहे ये फ्लश फ्लड हो गया। तो इसको आप सिलेबस के साथ आप इसको रिलेट कर दें। और सिलेबस में आपकी और भी बड़ी सारी चीज़ें लिखी होगी इसको डिज़ास्टर के अंदर की साथ लिखा होगा। एक लिखा होगा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है कि जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे सड़क बना रहे हैं, चाहे कुछ और काम कर रहे हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी इसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, उसकी असेसमेंट को देखते हुए, अगर वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा डेवलपमेंट के साथ, तो डिज़ास्टर के चांसेस रहते हैं। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और तीसरा डिज़ास्टर जो प्रोफाइल है हिमाचल की, अगर आप इसको एक साथ करोगे तो आंसर आपके तैयार हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट न्यूज़ है 334 करोड़ की लागत से हो रहा है धर्मशाला शहर का सौंदर्यकरण। अब जो धर्मशाला शहर है, धर्मशाला और शिमला दो शहर ही आते हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। अब फिर से वही, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो आपके सिलेबस में हिमाचल के पॉइंट ऑफ से दो बातें लिखी गई है। एक है अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, तो हमारे जो सिटीज़ है कैसी डेवलप हो रही है। और दूसरा एक जगह सिलेबस में क्या लिखा है, जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, कि स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है क्या चीज़ है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अर्बन जो डेवलपमेंट है, तो वो ऐसी नहीं है कि हिमाचल में एकदम से हुई है, और वैसे हिमाचल की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो करीब 5% है। तो अब इस अर्बन डेवलपमेंट की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो इसकी हिस्ट्री क्या है कि काफ़ी लंबे टाइम की है। तो सबसे पहले तो जो कुछ राजा थे उन्होंने कुछ अर्बन एरियाज़ बनाए, चाहे चंबा टाउन था, चाहे मंडी टाउन था ना। और उसके बाद अगले स्टेजेस में कब टाउन बने, जब यहाँ पे गोरखाज आए, उन्होंने कुछ अपने पोस्ट बनाए। बाद में ब्रिटिशर्स ने उन्हीं को ही टाउन या कैंटोनमेंट बनाया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कुछ टाउन बनाए, जैसे डलहौजी बनाया, शिमला बनाया। तो वो एक डेवलपमेंट रही है वहाँ पे। और उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आना स्टार्ट हुआ, तो जो बॉर्डर वाला जो एरिया था हिमाचल का, बद्दी, नालागढ़, वहाँ पे फिर इंडस्ट्रियल टाउन बनने स्टार्ट हुए। तो ऐसी ऐसी उनकी कुछ डेवलपमेंट होती रही है। तो और यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, और इन सिटीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है टाइम से, तो वो आपको सारा पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में। तो उसमें अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या स्कीम्स रखी गई है, तो वो सारा वहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो आज की डेट से जो गवर्नमेंट बड़े लेवल पर कर रही है, वो क्या है, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। तो जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है, ये वैसे भी इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या कब ये लॉन्च हुआ, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, कहाँ कहाँ सिटीज़ है। तो इस तरह से हिमाचल की 2 सिटी भी है। तो इसको भी आप इस तरह से पढ़े कि आपको अगर ये लिखने को आ जाए कि जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है, एक तो बड़ा कन्वेंशन सा पार्ट हो गया है कि जिसमें आपको जीएस में पढ़ते हैं कि कब स्टार्ट हुआ, क्या क्या कौन कितने करोड़ रुपए इसको सेंटर देता है, कितना इसको स्टेट कंट्रीब्यूट करता है, वो तो अलग चीज़ है, वो तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट अगर सिंपली ये क्वेश्चन आ गया कि अभी जो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है हिमाचल में, जो जिसके अंदर 2 सिटी है, और इसमें अब तक की क्या डेवलपमेंट हुई है, तो इसको क्रिटिकली आप कैसे एनालिसिस करोगे कि जो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो हिमाचल को बेनिफिट मिला है और जो हिमाचल में काम हुआ है, तो उसके लिए ये अच्छा आर्टिकल है। तो उसमें कुछ बातें लिखी, जो कुछ तो फैक्ट्स लिखे हुए इसके अंदर, तो शायद फैक्ट्स हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है, क्योंकि याद रहते भी नहीं है ये। तो जो हमारे शहरी विकास मंत्री है सुरेश भारद्वाज जी, तो उन्होंने यहाँ पे कहीं विजिट किया था। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर 334 करोड़ रुपए की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। तो 334 करोड़ की यहाँ पे
कुछ प्रोजेक्ट्स है वो चल रहे हैं। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेटली लिखने के लिए आपके पास ये यूज़ हो सकती है कि ऐसा हो रहा है। अब उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है आगे इसके अंदर, अब इसमें सरकार कुछ काम कर रही है जो स्मार्ट सिटी का एक मेन जो कंपोनेंट्स है इसके। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे, एक है रूफ टॉप सोलर प्लांट, रूफ टॉप सोलर प्लांट। तो ऐसे पॉइंट आपको याद रहने चाहिए कि रूफ टॉप जो छत के ऊपर लगेगा सोलर प्लांट, वो इसका एक कंपोनेंट है। उसके बाद है स्मार्ट क्लासरूम की बात की गई है और स्मार्ट सड़कों की बात की गई है यहाँ पे। तो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं हम, सन से ले रहे हैं, क्लासरूम स्मार्ट है, और जो स्मार्ट सड़क है उसके इर्द गिर्द पेड़ लग रहे हैं, है ना। और उसमें क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बनाने में वो यूज़ किया जा रहा है ना। और वहाँ पे जो CCTV कैमराज लग रहे हैं। तो ये सारे किसके कंपोनेंट हो गया इसके। और इसके सिवाय और कौन से हैं, धर्मशाला सिटी वेबसाइट है एक, इसमें सारा कुछ बताया गया है। ये सिटी वेबसाइट है। ई नगर पालिका हो गई, और एक है GPS वेब पोर्टल। तो इसको मैं भी बताऊंगा क्या होता है ये GIS वेब पोर्टल, एक ये हो गया। और एक है रूट जोन सीवरेज ट्रीटमेंट, रूट जोन सीवरेज ट्रीटमेंट, एक ये है जो आपको पता होना चाहिए। और एक है भूमिगत डस्टबिन, मतलब कौन सा हो गया, अंडरग्राउंड डस्टबिन। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये ज़रूरी है। तो अब देखो ये 3 चीज़ें हम इसलिए भी कर सकते हैं इसको कि एक तो ये स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर आता है ये, और दूसरा वैसे भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है ये सिटी के लिए। तो अगर आप देखो, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप इतनी बातें भी लिख पाओगे ना 8 नंबर क्वेश्चन में, तो भी बात बन जाएगी। तो ये चीज़ें क्या हिमाचल के अंदर हो गई है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है, GIS वेब पोर्टल। अब जो आपका पेपर 3 है उसके अंदर अलग से भी लिखा गया है कि जो GIS है वो क्या सिस्टम है। तो यहाँ तो देखो स्मार्ट सिटी में तो ये यूज़ हो रहा है, बट आपके पेपर के अंदर जहाँ पे हिमस्वान लिखा हुआ है और GIS है, लोकमित्र केंद्र है, तो जो भी टेक्नोलॉजी को लेकर ई गवर्नेंस को जो और ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं हिमाचल के लिए, वो सारे जो भी इस तरह के जिस तरह के जो ये टॉपिक्स है ये सारे पेपर 3 में लिखे हुए हैं। चाहे इसके अंदर लोकमित्र केंद्र हो गया और हिमस्वान योजना हो गया और ये GIS हो गया, ये सारे एक जगह लिखे हुए हैं। तो इनका मकसद क्या है कि हमारी जो स्टेट के अंदर है जो गवर्नेंस है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, किसके ऊपर, ई गवर्नेंस के लिए। तो यहाँ भी ज़रूरी है और स्मार्ट सिटी के अंदर भी ये ज़रूरी है। तो अब इससे क्या होगा कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ क्या होगा, हमारी जो और भी है जो स्वच्छ भारत वाला जो मिशन है वो भी साथ साथ यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये देखना यहाँ पे, तो ये GIS है, GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये GIS आपको वैसे पेपर 3 के लिए मैंने बता ही दिया आपको। अब इसका क्या होगा, देखो ये एक तो सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ होगा और इसमें मैपिंग यूज़ हो जाएगी जिसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। तो पहली स्टेज में क्या होगा, सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पे कोई मैप लिया गया, पहले किसी एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का, जैसे यहाँ पे USA दिखाया गया मैप लिया गया, और उस मैप से क्या कर दिया, उसका जो भी इस मैप से डाटा मिल रहा है इसका एनालिसिस कर दिया गया। अब इस एनालिसिस में क्या कर दिया, इसको बॉक्सेस की फॉर्म में इसको तैयार कर दिया जो हमने इसकी मैपिंग की थी। तो फिर एनालिसिस हो गया। अब उसके बाद उस एनालिसिस क्या करेंगे, एक लेयर्स के रूप में रखेंगे उसको, एक लेयर बन जाएगी। अब देखिए जो लेयर बनेगी, तो लेयर कैसी बनेगी, सबसे पहले हमने बना दी कि एक लेयर है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्रीज, कि एक मान लो एक एरिया है, हमने कोई एक डिस्ट्रिक्ट लेनी है, उस एरिया की हमने GIS से इंफॉर्मेशन ले ली है। तो पहले क्या करेंगे, उसके सिंपली उसके जो लाइंस है, उसके जो बॉर्डर एरिया उसको ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद अगले में क्या दिखाएगा, उसकी स्ट्रीट दिखाएंगे कि कितनी कितनी इसमें स्ट्रीट्स है। उसके बाद उसके पार्सल्स करके और दिखाएगा, उसको कुछ और एरिया दिखाएगा जो थोड़े उठे हुए हो गए, कोई वहाँ पे बिल्डिंग्स हो सकती है, पेड़ हो सकती है। उसके बाद लैंड की यूजेस क्या है, उसके बाद उसकी एलिवेशन क्या है, कितनी इसकी हाइट है, किस साइड में कौन सी बिल्डिंग है, किस साइड में क्या है, और उसके बाद क्या दिखेगा ये एक रियल वर्ल्ड में। तो अब देखो इसमें क्या है, 2 तरह की है, एक है वेक्टर, ओके, रस्टर करके। तो वेक्टर में क्या होगा कि सिर्फ लाइनों की फॉर्म में दिख जाएगा, और रस्टर में क्या होगा, इसमें डब्बों की फॉर्म में दिख जाएगा, प्रॉपर इसमें एक शेप आने लग जाएगी जो 3D जिसको बोलते हैं हम। तो 3D में ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये तो मैंने पहले बताया कि मैप्स हुआ, उसके बाद एनालिसिस हुआ, और उसके बाद क्या बन गया, ये जो डाटा है इसकी लेयर्स बन गई।
अब उसके बाद क्या होगा, ये आगे जाके किससे कनेक्ट हो गया, सॉफ्टवेयर से। तो सैटेलाइट का तो यूज़ है ही है, इसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ भी है और कंप्यूटर का यूज़ भी है। उसके बाद फिर से जाएगा कहाँ पे, सैटेलाइट में चल जाएगा, जैसे हमारे टीवी जो टावर काम करता है। उसके बाद इसको जो कैरी करने वाला कौन होगा, अब अगेन कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बाद क्या बन जाएगी इसकी ऐप। तो उसके बाद कहाँ जाएगा डाटा, ऐप के अंदर। तो ऐप में किसको मिलेगा, जो इसके एंड यूज़र है, जो इसमें कौन हो गए, सिटीजन्स हो गए। तो जिनको किसी भी तरह का कोई भी डाटा चाहिए तो वो उनकी ऐप में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो GIS सिस्टम है, तो ये कहाँ पे काम हो रहा है हमारे लिए, ई गवर्नेंस के अंदर। अब देखो इसमें क्या होगा कि जितना भी कोई GIS जो सेंटर है शिमला में अपना जो इनका सेंटर है, अब ये क्या करेगा, हर एक चीज़ की पहले मैपिंग करेगा कि अब मैपिंग करनी है कि हमारे पास फॉरेस्ट कितना है। तो उस फॉरेस्ट की पूरी मैपिंग हो जाएगी और उस फॉरेस्ट की उस तरह की क्या होगी, लेयर्स में उसकी इन्फॉर्मेशन डल जाएगी। और उसके बाद वो जाएगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ये पूरा है, आपके पास जो डाटा है, और उसका जो उसके पास जो सॉफ्टवेयर कैरी करने वाला है वो भी तैयार है। अब चाहे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर दे, उसको पब्लिक कर दे, ऐप में दे दे। और अगर ऐप में लोगों के बीच नहीं देना, तो जो जितने भी अपने जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो आपस में शेयर कर सकते हैं। अब किसी भी डिपार्टमेंट को, मान लो कल्चर मिनिस्ट्री है, उसको फॉरेस्ट का कुछ डाटा चाहिए, तो वो किससे लेगा, इस तरह से उस दूसरी मिनिस्ट्री के साथ क्या हो जाएगा, उसका शेयर हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी एक डिपार्टमेंट का या किसी एरिया का, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट वाला एरिया है या रूरल डेवलपमेंट वाला एरिया है, फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो उनकी सभी की क्या होगी, इस तरह से एक डाटा तैयार हो जाएगा। और जिसको क्या करेंगे, अपने एक दूसरे के साथ यहाँ पे शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। और जहाँ तक चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर शेयर करेंगे, और सेकंड लेवल पे क्या कर सकते हैं, इसको आगे जाके जो पब्लिक में है उसमें भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो अब ये हो गया क्या, GIS सिस्टम। और GIS की क्या होती है, ये लेयर्स हो गई। तो अगर आपको वैसे कंपोनेंट्स के तौर पर इसको देखना होगा पेपर 3 के लिए, तो ये वाला आप याद रखना, पहले मैप्स होगा, एनालिसिस होगा, डाटा होगा लेयर्स में, फिर सॉफ्टवेयर, फिर सैटेलाइट, फिर इसको करियर करने वाला कोई कंप्यूटर होगा, और उसके बाद ये ऐप में जाएगा और ये जो पब्लिक में जा सकता है। तो इसके वेक्टर एंड रेस्टर वाले 2 कंसेप्ट है। तो अब ये क्या करेगा, ये इस स्मार्ट सिटी को और हेल्प करेगा इसको स्मार्ट बनाने के लिए। अब स्मार्ट सिटी के पास क्या होगा, अपना कुछ इस तरह का GIS सिस्टम होगा, जिसमें वो प्रॉपर बता सकता है कि कहाँ पे रोड है, कहाँ पे स्ट्रीट्स है, कहाँ पे स्टेडियम है, कहाँ पे क्या सारी चीज़ें हैं। तो लोगों के लिए क्या होगा, उसकी जो एक्सेस होगी वो ईजी हो जाएगी। तो वो घर बैठे बैठे अपना क्या कर सकते हैं, अपना सब कुछ दे सकता है। तो इस तरह से ये ई गवर्नेंस को और ज़्यादा हेल्दी बना देगा। तो ये हो गया क्या, GIS वेब पोर्टल। और उसके बाद है रूट जोन सीवरेज। अब नेक्स्ट बात इसमें ये भी, अब इसके क्या है कि इसमें जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो सीवरेज वाला जो भी निकलता है उससे पानी जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, जब वो बाहर जाएगा तो क्या करेगा, वो कहीं भी चला जाएगा, बीमारियां पैदा कर देगा। इस तरह से बहुत सारी जो उसके साथ प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, जो स्वच्छता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब उस पानी को, जो सीवरेज वाला पानी है और जो उसमें वेस्ट है, उसको किस तरह से प्यूरीफाई करना है, और प्यूरीफाई नहीं करना उसको, बल्कि इसको यूज़ में भी लाना है। तो वो यूज़ क्या होगा, जो स्मार्ट सिटी होगी, जो स्वच्छ सिटी होगी, उसको बनाने में ये हेल्प करेगा। तो अब इसमें क्या होगा, और इसमें होगा रॉ म्यूनिसिपल जो वाटर होगा। तो इस तरह से ये पहले किसी जो भी इन्होंने प्लांट्स बनाए होंगे, इसमें पहले जाएगा। एनारोबिक रिएक्टर होगा। एनारोबिक में क्या होता है, जो बिना ऑक्सीजन के यहाँ पे कुछ जो भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो यहाँ पे काम करेंगे, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यही पानी कहाँ जाएगा, अगले चैम्बर में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन एरोबिक रिएक्टर्स। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो इधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्लांट लगे होंगे। तो प्लांट की जो जड़ें होगी यहाँ पे, तो वो भी क्या काम करेगी, इसको प्यूरीफाई करने का काम करेगी, इसको फिल्टर करने का काम करेगी। उसके बाद जो भी यहाँ पे वेस्ट होगा, पहले तो वो यहाँ नीचे बैठना स्टार्ट करेगा, और उसके बाद जब नेक्स्ट में जाएगा तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा कहाँ पे, यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो अगर इस सीवरेज में जो पानी होगा, अभी हम समझ सकते हैं कि ये 30 या 20% यहाँ पे इसका जो गंदगी थी वो सारी यहाँ इकट्ठी हो गई। फिर अगले में फिर जाएगा, अगले में क्या होगा, फिर यहाँ पे प्लांट्स लगे होंगे इस तरह के जो ये काम करता है। तो और इस तरह के प्लांट यहाँ फिर लगे होंगे, और यहाँ फिर से पानी क्या कर दिया, वो थोड़ा और प्यूरीफाई होगा। अब इसके बाद यहाँ से इस पानी को फिर कहाँ लेके गए, यहाँ पे जो क्लैरिफाई करेगा, इसको क्लियर कर देगा, और वेस्ट मटेरियल फिर से कहाँ आ गया, यहाँ पे, और फिर पानी फिर से वहाँ से आगे निकल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर इस तरह से और ज़्यादा प्लांट्स लगे होंगे। अब इस प्लांट्स में क्या होगा, अब कुछ जो वेस्ट है फिर यहाँ रह लिया,
और जो पानी था वो कहाँ हो गया, एकदम से एडवांस क्वालिटी वाटर। तो इसमें क्या हो गया, वेस्ट जो था इसमें वो भी मैनेज हो गया, और जो ये प्लांट्स है ये क्या दे रहे हैं, ग्रीनरी भी दे रहे हैं साथ में, और आगे जाके जो पानी है वो क्या कर दिया, प्यूरिफाई करके वो यूजेबल भी बना दिया। तो इस तरह से ये एक पूरा ये एक सिस्टम है, और ये भी कहाँ पे होगा, सिटी के अंदर, धर्मशाला के अंदर। तो इस तरह की जो धर्मशाला शायद इंडिया की पहली सिटी है जहाँ इस तरह की स्मार्ट सिटी के अंदर इतने जो एडवांस जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किए गए हैं यहाँ पे। तो अब देखो, अगर यही चीज़ हर एक सिटी में होने लग जाएगी तो वहाँ की जो सीवरेज वाली जो प्रॉब्लम है, जो वहाँ से वेस्ट है, जो कुछ वाटर बॉर्न जो डिजीज़ है, उन पे कंट्रोल पाया जा सकता है। तो अपने आप में ये एक स्टेट के लिए एक अचीवमेंट है ये, और इस अचीवमेंट साथ में क्या है, जो स्मार्ट सिटी जो प्रोग्राम है उसके लिए भी है यहाँ पे। तो देखिए, तो इस टेक्नोलॉजी को क्या बोला गया है इसमें, यह है रूट जोन सीवरेज ट्रीटमेंट, रूट जोन सीवरेज ट्रीटमेंट। तो अगर ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं उनको आप याद रख लो, ये इवन आपको इंटरव्यू में काम आता है। ये जैसे इंटरव्यू में आपसे अगर ये पूछा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी सिटीज़ है वहाँ पे जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, कुछ कमी हो रही है, चाहे दिल्ली के लिए चाहे किसी और सिटी के लिए, तो यहाँ पे और आप एग्जांपल के तौर पर इसको कोट कर सकते हैं कि अभी स्मार्ट सिटी के अंदर ये धर्मशाला में स्टार्ट किया गया, तो ये और सिटी में भी हो सकता है। उसके बाद एक है भूमिगत डस्टबिन, तो जो अंडरग्राउंड ये डस्टबिन है। तो अब देखो, ये तो शायद ये भी इस स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर पहली सिटी बनी है धर्मशाला जहाँ पे ये सब कुछ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो डस्टबिन होता है ना, उनसे भी क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, और जो वहाँ पे जो स्ट्रीट में चलने वाले जो कैटल्स होते हैं वो उसको खा जाते हैं, और जो पानी में चली जाती है, तो इस तरह से बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो जो सिटी के अंदर जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो कई बार क्या रहती है, कूड़े को लेकर भी रहती है, जो गार्बेज को लेकर भी रहती है। तो उसके लिए भी एक स्मार्ट तरीका ये है। तो इस तरह से क्या हो गए, ये जो डस्टबिन लगे होंगे इस तरह से, तो ये इनका भी स्मार्ट बेस है। और इसके नीचे आपको जो ये दिख रहा है, ये क्या होगा, ये अंडरग्राउंड होगा। तो अब इसमें क्या होगा, वो वहाँ से अंडरग्राउंड चले जाएंगे और बाद में उसको वहाँ से निकालेगा, और उसके बाद क्या होगा, इस वेस्ट का कुछ मैनेजमेंट इसको इस तरह से किया जाएगा, इसका कुछ प्रोडक्टिव बनाएगा इसके लिए। जैसे इसका जो वेस्ट मटेरियल या तो उसको सड़क में बिछा देंगे, या तो किसी और चीज़ में, या तो उसकी एनर्जी बन सकती है ना। तो इस तरह से बहुत सारे काम के लिए यूज़ होने लग जाएगा। तो देखो, अब ये मुंबई की कोई न्यूज़ है, टेकिंग ए जाइंट लीप टुवर्ड द वेस्ट मैनेजमेंट, हिमाचल प्रदेश विंटर कैपिटल धर्मशाला हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया to have installed sensor based ground water bins। तो किसको क्या बोला गया, इसको सेंसर बेस्ड है ये। The Dharamshala Municipal Corporation had last year initiated the project of placing underground bins across 140 public location में। तो यहाँ पे लगने लगे हुए हैं। The city to tackle the issue like garbage overflow, तो garbage overflow का भी ये समाधान है। जो littering and animal getting sick फ्रॉम ईटिंग द लिटर्ड गार्बेज, तो एनिमल बीमार हो जाते हैं, उसके भी निजात मिल जाएगी। मोर एवर दीज बिन विल ऑल्सो प्रिवेंट द वेस्ट फ्रॉम डेवलपिंग, लीच हेड बन जाता है और हजार्डस लिक्विड यहाँ पैदा हो जाएगा, तो इन सब के लिए ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी किसका एक प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट सिटी के अंदर आता है, राइट। ये सारे आप यहाँ पे, तो अब आपके लिए बना बनाया सा एक आंसर बन जाएगा इस पर। तो क्या क्या हो चुका है यहाँ पे, जो अभी हो गया है धर्मशाला में। वैसे तो और भी सारे प्रोजेक्ट है, तो रूट टॉप सोलर प्लांट हो गया, स्मार्ट क्लासरूम हो गया, और स्मार्ट सड़क हो गई, और उसी तरह से GIS पोर्टल हो गया, वेबसाइट हो गया, ई नगर पालिका हो गया, GIS वेब पोर्टल हो गया, रूट जोन सीवरेज ट्रीटमेंट हो गया, रूट जोन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, और भूमिगत डस्टबिन। तो ये सारे यहाँ पे हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि एक प्रॉब्लम रहती है कि इसकी जो ट्रैफिक बढ़ता है, पार्किंग की रहती है, तो उसके लिए भी क्या है यहाँ पे, दलाई लामा मंदिर पार्किंग हो गई है, और उसके बाद बैरियर फ्री बस शेल्टर की बात करी गई है, और पर्वतारोहण संस्थान के हॉस्टल का उन्नयन कार्य प्रगति पर है। तो अब साथ में क्या, हमने शायद पिछली क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे जो यहाँ पे हॉस्टल बनेगा पर्वतारोहण जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके अंदर यहाँ पे हॉस्टल बन रहे हैं, और LED लाइट्स लगाई गई है स्ट्रीट के अंदर, और पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल बनाया गया है कि। तो ये देखो सारे पॉइंट्स है, आप तो सब पॉइंट्स इसको लिख लो, कम से कम 10 पॉइंट है इस तरह के, 10 के 10 पॉइंट आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा। चाहे स्मार्ट सिटी के ऊपर, अगर स्मार्ट सिटी के ऊपर नहीं है
वैसे ही लिखा गया कि सिटी की डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो उसको, राइट। इवन ऐसे पे यूज़ कर सकते हो आप इसको, और इवन स्वच्छ भारत के लिए यूज़ कर सकते हो आप इसको। तो ये जितने भी टर्मिनोलॉजी, जो वोकैबुलरी है, जो कीवर्ड्स है, इनको आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ है एक। तो नेक्स्ट है गतिशील डिस्प्ले के माध्यम से दिखाई जाएगी 50 वर्षों की विकास यात्रा। तो हमारी जो स्टेट बने हुए 50 साल हो गया है। तो अब देखो, वैसे तो ये न्यूज़ ऐसी लिखी है, पर हमारे लिए इतनी नहीं है कि इसको याद ही कर ले। पर आप ये बताइए कि अगर हमें अपने को देखो ना, जैसे हमारा टूरिज़्म है, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिन लोगों को नहीं पता है अभी तक टूरिज़्म को लेकर। उनको लगता है कि टूरिज़्म का मतलब है शिमला और मनाली। इसके सिवाय ना यहाँ की मंदिरों की लोगों को ज्ञान होती, ना यहाँ का हैंडीक्राफ्ट का पता होता, ना यहाँ के छोटे छोटे और जो स्पॉट हैं टूरिज़्म के उनके। तो इसके लिए बेहतर क्या है कि सरकार कुछ ऐसे काम करे कि जिससे लोगों को ये चीज़ें दिखती रहे। तो इसमें क्या है कि ये बताया गया कि जो अब ये 50 साल पूरे हुए, उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी हम स्क्रीन लगाएंगे तो वो स्टैटिक नहीं होगी और रुकी हुई नहीं होगी, वो मूविंग डिस्प्ले होगा। तो मूविंग डिस्प्ले में क्या होगा कि लोग उसको ज़्यादातर देखेंगे और उसकी जो स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आने लग जाएगी, तो जिससे लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा टूरिज़्म के लिए। तो हम एक जो टूरिज़्म अभी चला हुआ है, एक बड़ा कन्वेंशनल टूरिज़्म है कि इन 2-3 जगह में जाओ, तो टूरिज़्म को क्या करेगा, हम इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं किसी और दिशा में, तो जिसके ऊपर स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और ये 1-2 जो स्पॉट है उनमें जो ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे समस्याओं के शीघ्र निवारण को सर्वोत्तम प्राथमिकता दे अधिकारी। और देखो, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, गवर्नमेंट का काम है हमें पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी करना। तो पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी बहुत सारे केस में आ सकती है, चाहे वो ई गवर्नेंस के थ्रू दी जा रही है, चाहे हॉस्पिटल से दी जा रही है, एजुकेशन से दी जा रही है। तो वो पब्लिक सर्विसेज हमें अगर मिल रही है, अगर हमें नहीं मिली वो सर्विस, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब है कि या उस पब्लिक की जो सर्विसेज दे रही है उसमें कुछ त्रुटियाँ हो, उसका स्टैंडर्ड ना हो, वैसा टाइम से नहीं मिल रही है, तो ये इसको निपटारा करने के लिए हमारे पास क्या होना, कहीं शिकायत करने का एक मौका होना चाहिए। तो जो हमने ग्रीवेंसेस है वो इजीली रिड्रेस हो जाए। तो पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी इज़ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। और इसको और इफेक्टिव कैसे बनाएगा, हम ई गवर्नेंस के द्वारा। और लोगों तक नहीं पहुंच रही है चीज़ें, तो लोग क्या करेंगे, अपना रिड्रेसल करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी तो करप्शन कम हो जाएगा, लीकेज जो होती है वो कम हो जाएगी, और हम गुड गवर्नेंस की तरफ चले जाएंगे। तो अब इनके लिए क्या है कि 2-3 चीज़ें बहुत बार रिपीट होती रहती है। एक तो संकल्प हेल्पलाइन है 1100 वाली, तो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और वो तब तक शिकायत रहती है जब तक हम अपनी कंसेंट ना दे दें कि अब ठीक हो गया सब कुछ। और दूसरा है जनमंच। जनमंच जो प्रोग्राम है जिसमें जो वहाँ का लोकल एमएलए या मिनिस्टर होगा जो उसको चेयर करेगा, और वहाँ पे जो लोग क्या हो गए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे हेड होगी, और जो यहाँ ऑफिशियल्स हो गए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स या कोई है, वो यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे जो हमें सर्विस देते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, चाहे वाटर वाले हैं, चाहे कोई और भी है। और यहाँ पे क्या होगी, पब्लिक। तो पब्लिक शिकायत किसको करेगी, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट किससे सवाल करेगी, इनसे। तो इस तरह से क्या होगी, जनमंच। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, घर द्वार करने के लिए, ये है ना शिकायतों का निवारण घर द्वार, मतलब आपके डोर स्टेप पे क्या होगा, आपकी जो ग्रीवेंसेस है वो ठीक हो जाएगी। तो ये हो गया। तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मुख्य विभागों में जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, पंचायती राज, रेवेन्यू, और इस तरह पुलिस, एचआरटीसी, वन। तो सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे शिकायत की जा सकती है। तो और सीएम क्या बोले कि इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना देना चाहिए। सरकार का आम जन के मध्य परस्पर संवाद, तो ये आपके सिलेबस का पूरा पार्ट है। ये किस में आएगा आपका, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, और तीसरा ई गवर्नेंस, चौथा इफ़ेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, पांचवा। तो ये सभी पॉइंट के लिए ज़रूरी है, ये इफ़ेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ग्रीवेंसेज रिड्रेसल मैकेनिज्म। सिक्स्थ, सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, आपके घर पे कौन है, गवर्नमेंट है। और एक गवर्नेंस का पार्ट क्या होता है, पीपल पार्टिसिपेशन।
पब्लिक या पीपल पार्टिसिपेशन। हमारा क्वेश्चन ये पूछ लिया कि हिमाचल के अंदर पब्लिक का गवर्नेंस से पार्टिसिपेशन के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। तो ये जो सारे यहाँ पे बताए गए हम सारे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो शब्द लिखे हुए हैं ये सारे मेंस के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है कि कई बार ये प्रीलिम्स के लिए पूछे जाते हैं अलग से ही कि ये क्या स्कीम है, किस चीज़ के लिए है, और कई बार आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये सवाल। अब देखना आप यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले तो गई संकल्प हेल्पलाइन, संकल्प हेल्पलाइन पहला। दूसरा आ गया माई गॉव, और उसके बाद है हिम प्रगति पोर्टल। 3 आगे जाके इकोनॉमिक सर्वे में आएगा सभी हिम प्रगति पोर्टल। और एक है इसमें शिखर की ओर हिमाचल मोबाइल ऐप, और एक है ई मित्र सुविधा। तो अब देखो, तो एक तो गई संकल्प हेल्पलाइन 1100, दूसरा हो गया माई गॉव, फिर है हिम प्रगति पोर्टल, हिम प्रगति पोर्टल, फिर है सर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल भी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी है, ये भी है। मैं वही बता रहा हूँ जो भी यहाँ पे, बस ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल भी है। और एक है शिखर की ओर हिमाचल प्रदेश मोबाइल ऐप, शिखर की ओर हिमाचल प्रदेश मोबाइल ऐप, शिखर की ओर हिमाचल प्रदेश मोबाइल ऐप। और एक है विधायक ई मित्र सुविधा, विधायक ई मित्रा सुविधा। तो देखो, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो है संकल्प हेल्पलाइन, तो हमने देख ही लिया क्या है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है माई गॉव, ये भी एक ऐप टाइप होगी, एक पोर्टल होगा। अब इस माई गॉव में क्या होगा, इसमें सीधा सीधा लिंक किसके साथ होगा, सीएम के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ। अब इसमें एक तो सरकार क्या करेगी, अपनी तरफ से जो भी कुछ डेवलपमेंट के काम होगी उसमें डिस्प्ले करेगी, और वो आपको दिखते रहेंगे साथ साथ में। और अगर आप उसमें चाहोगे अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हो, तो आप क्या करोगे, कुछ गवर्नमेंट को लिख के कुछ सजेशन दे सकते हो, और भी कुछ अपनी डिमांड रख सकते हो। तो इस तरह से ये लगता है पता कि जो सरकार है वो भी आपकी और आप सरकार के है, और दोनों इकट्ठे मिलकर क्या करेंगे, जो अपनी स्टेट है उसकी प्रगति के लिए कुछ काम करेंगे। तो इसलिए ये क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाती है, पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ाती है, और गुड गवर्नेंस का एक साइन है, और साथ में क्या आ गई, ई गवर्नेंस आ गई, और मोबाइल के द्वारा ये काम करेगी। और उसी तरह से है, अब देखिए हिम प्रगति पोर्टल। अब जो हिम प्रगति है ना, ये इसमें भी क्या है, इसमें भी सीधा किसके पास है, लिंक सीएम के पास है इसके अंदर। अब इसमें क्या करेगा, इसको बोलेगा हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम। जितने भी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, अब कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कोई सड़क बननी है, और कोई बड़ी सड़क बननी है हिमाचल के अंदर। अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अब इस सड़क को बनने के लिए क्या होगा, बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ेंगे। फॉरेस्ट वालों से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, एनवायरनमेंट वालों से लेना पड़ेगा, पानी वालों से लेना पड़ेगा, बिजली वालों से लेना पड़ेगा, और वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे लेना पड़ेगा, तो जाके ये जो सड़क वाला जो प्रोजेक्ट है ये पूरा होगा। अब ये जो एम्बिशियस प्रोग्राम होगा, ये कभी सीएम ने इधर से जहाँ भी जब वो सिरे से निकला होगा, तो उस टाइम अनाउंसमेंट किया होगा कि हम इस तरह की एक सड़क बनाने जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, सीएम तो अपनी जगह बैठा हुआ है, बट सीएम ने आगे बोल भी दिया कि ये काम हो जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट को इससे क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। अब उससे क्या होगा, जो ये प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाएगा, तो उसको प्रॉपर क्लियरेंस नहीं मिल रही है, और उसको कोई फॉलोअप कर नहीं रहा है। तो अब इस लेवल पे क्या होगा, सीएम क्या करेगा, अपने लेवल पे इसको फॉलोअप करना स्टार्ट करेगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, क्या इसको फॉरेस्ट वालों की क्लियरेंस मिल गई है, क्या इसको वाटर वालों की क्लियरेंस मिल गई है, और इसमें जो काम जो होना था वो कितना आगे हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा, जो सीएम क्या करेगा, खुद ऑनलाइन तरीके से क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट की वो मॉनिटरिंग करेगा। अब इस मॉनिटरिंग करने से क्या होगा कि जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स होंगे,
तो जो भी यहाँ पे जो सड़क बनने वाला कोई इन्वेस्टर होगा, कोई कंपनी होगी जो उसमें काम करेगी, उस कंपनी के साथ क्या हो जाएगा, हमारी एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाएगी उसके लिए। तो उसको लगेगा हाँ यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद सीरियस है इसको लेकर, और उनकी जो आगे कॉन्वर्सेशन होगी वो उस लेवल पर चली जाएगी कि जहाँ पे सीएम डायरेक्टली वहाँ पे अप्रोच कर रहा है। तो अब अगर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो हमारी स्टेट के अंदर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए एक नया थ्रस्ट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगी। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, जो इन्वेस्टर्स है वो इजीली इंडिया हिमाचल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। और अगर बड़े लेवल पे देखें तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी तरक्की पर चला जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं, तो चाहे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और चाहे इंडस्ट्री लगानी है हिमाचल के अंदर, है ना, और अल्टीमेटली क्या करेगी, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी, रेवेन्यू बढ़ाएगी। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी एक अच्छी पहल है ये, इस तरह से कि जहाँ गवर्नेंस क्या हो रही है, जो गवर्नमेंट है वो एकदम एक्टिव मोड में है इसमें। तो ये कौन करेगा, हिम प्रगति पोर्टल। तो हिम प्रगति पोर्टल में एक लाइन में क्या होगा, ये ऑनलाइन चाहे इसकी मॉनिटरिंग बोल दो, चाहे इसकी मैनेजमेंट बोल दो, वो कौन कर रहा है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कर रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि जितनी भी जो आज से भी क्लियरेंस मिलनी है वो जल्दी जल्दी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। और उसी तरह से है शिखर की और हिमाचल प्रदेश मोबाइल ऐप। अब जो शिखर की और हिमाचल प्रदेश मोबाइल ऐप है उसमें भी सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो किसी पर्टिकुलर एमएलए का है, कोई किसी मिनिस्टर का है, कोई गवर्नमेंट का कंप्लीट है, तो उसमें वो सारी क्या हो जाएगी, लोगों को दिखने लग जाएगी सारी तरफ से कि हम कहाँ कहाँ की तरफ जा रहे हैं और कौन कौन सी हम और भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, कौन हम क्या कुछ कर सकते हैं, जैसे GIS सिस्टम है, हिमस्वान है, ये सब कुछ उसमें डिस्प्ले होने लग जाएगी और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है वो सारी वहाँ पर दिखेगी। अब क्या करते साथ में ई-विधायक, ई-मित्र सुविधा उपलब्ध भी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ भी जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है किसी जगह में, तो उनका जो विधायक होता है, यहाँ पे जो उनका MLA होता है, उसको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और लोग भी क्या करते हैं, अपने विधायक के पास ही सबसे पहले अप्रोच करें अगर सही से नहीं बन रही वो चीज़। तो इसका मतलब क्या कि एक ऐसी कड़ी होनी चाहिए कि जहाँ जो MLA है, जो लोग हैं, वो दोनों भी उसके बारे में अवेयर हो, उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसी शिखर वाली ऐप के अंदर एक साइड एक बटन और खुलेगा जिसमें आपको विधायक मित्र सुविधा मिलेगी। तो लोग अपने विधायक को मित्र की तरह देखेंगे यहाँ पे। और अब विधायक को पता होगा कि हमारे स्टेट में हमारी जो एरिया है हमारा, वहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चले हैं, तो वो एक्टिव रहेगा उस केस में। और जो लोग होंगे वो भी क्या करेंगे, अपने जो MLA है उसको अपने जो सजेशन है और अपनी जो बात है वो बताते रहेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नेंस है वो सही हो जाएगी। और इस तरह से और भी यहाँ पे कुछ जो ऐप्स वगैरह उनकी जो बात की गई है, तो और जो लोग देखो इसमें क्या है कि अधिकारी जनता के शिखर की और हिमाचल ऐप डाउनलोड किया, जिससे आम जनता आसानी से सरकार की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो हिमाचल प्रदेश शिखर की और क्या है कि हम अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और टाइम टू टाइम क्या करेंगे, हम जो भी हमारी जो सरकार की जो अचीवमेंट्स है उनके बारे में हम जान सकते हैं। इसी तरह विधायक डैशबोर्ड ऐप, एक ऐप पहुँच गई। विधायक डैशबोर्ड ऐप के माध्यम से विधायकों के विकास कार्यों, प्राथमिकताओं, नागरिक की समस्याओं, मुख्यमंत्री को दिए गए संदर्भ, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची और विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे विकासात्मक कार्यों की जानकारी विधायकों को तुरंत मिलती रहेगी। तो विधायकों का अपना एक डैशबोर्ड होगा जिसमें उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसी तरह से ऑनलाइन जो हम आवेदन भरते हैं, फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो वो डिजिटल कार्य की तरफ चल पड़े। और अब जहाँ पे किसी को CM से मिलना है, CM से मीटिंग करनी है किसी आम आदमी को, तो उनके लिए भी एक इस तरह की ऐप होगी जो CM से मिल सकता है। तो इस तरह से जितने भी हमने ये ऐप करी है, ये आपको वैसे ही ज़ुबानी याद होनी चाहिए, इनके क्या क्या। हाँ, कई बार स्टेट क्या करती है, अब ये आपको थोड़ा अपने खुद के लिए काम है, तो प्रीलिम से क्या करते हैं, कई बार पूछ लेते हैं डेट, वो थोड़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो वो आप अपने एंड से जितनी भी मैंने यहाँ पे बताई है, जितनी आपको लिखी है वो नोट करी होगी आपने, उसकी आपने कोशिश करनी है कि उनकी डेट पढ़े कि किस दिन ये लॉन्च हुई थी, क्योंकि वो प्री में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि जो हिम प्रगति योजना है कब लॉन्च हुई थी। ठीक है जी। और इस तरह से जो ये शिखर की और हिमाचल प्रदेश ये कब लॉन्च हुई थी, तो प्री के लिए क्या है कि ये आपको जो डेट वाली जो बात है ये भी याद रखनी है, और कहाँ से लॉन्च की थी और किस ओकेजन पे ये सब कुछ हुआ था, तो वो प्री के लिए है। तो यहाँ पे हम इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि थोड़ा फैक्चुअल भी है,
तो आप इसके लिए खुद काम करना घर पे जाके, तो जहाँ आपने लिख ली है वो वहाँ पे प्रीलिम्स के लिए भी यूज़ हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने बताया आपको मेंस के लिए क्या, चाहे डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, चाहे गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, गुड गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, और रिड्रेसल मैकेनिज्म हो गया, और पीपल पार्टिसिपेशन हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें जो भी है, अगर आप देखोगे पेपर 2 का जो पार्ट है गवर्नेंस वाला, तो वहाँ सारा यूज़ हो जाएगा, और साथ में ई गवर्नेंस वाला पार्ट। अब न एक इसमें स्टोरी कवर करी हुई है पुरानी। आम जनमानस की आस्था का केंद्र है प्राचीन गायत्री मंत्र जगत सुख। तो जगत सुख क्या है? कुल्लू की ओल्ड कैपिटल, सबसे पुरानी कैपिटल जगत सुख है कुल्लू की, जिसको बोलते थे पहले नस्त एंड जगत सुख। मनाली के साथ वाला एरिया है, तो वो ओल्ड कैपिटल है। उसके बाद अगली कैपिटल बन जाती है नगर, और उसके बाद बनती है सुल्तानपुर। तो ये सबसे पहली कैपिटल है। और जैसे एक बारी इसको एक क्वेश्चन पूछा भी गया था वैसे प्रीलिम्स में, जो ये गायत्री मंत्र है इसके बारे में पूछा गया था कि जो मंत्र है इसको, इस गायत्री मंत्र का नाम है संध्या देवी मंदिर। संध्या देवी मंदिर। तो ये गायत्री नंबर, ये नहीं पूछा था क्वेश्चन कि गायत्री देवी का कहाँ पे, तो संध्या मंदिर करके पूछा था कहाँ पे है ये। तो उसमें ऑप्शन थे नगर था, जगत सुख था, और भी मनाली था। तो यहाँ से क्या था इसका जगत सुख। तो अब ये संध्या देवी मंदिर और ये गायत्री मंत्र, गायत्री जो मंदिर है ये एक ही है। और संध्या मंदिर इसको जो इस लेख में लिखा गया है, और संध्या मंदिर इसको बोला गया कि जो माता का जो जन्म हुआ था उस एरिया में, तो वो संध्या का टाइम हुआ था। तो संध्या का टाइम जो हुआ था, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, संध्या देवी मंदिर। तो गायत्री मंदिर, वैसे तो देखो बतेरे सारे मंदिर हैं, तो जो गायत्री माता का मंदिर है वो हिंदुस्तान में बहुत कम मंदिर है, जिनमें से एक यहाँ पे जगत सुख में। तो जगत सुख जो था पहले कुल्लू को जब क्या बोलते थे कुलुत, तो वहाँ की राजधानी थी ये पहले ही। और यहाँ बोलते कि गायत्री देवी उन्हें सपने में दर्शन देती है, जो यहाँ का राजा होता है, और राजा ने फिर यहाँ पे ये टेम्पल बना दिया था। और गायत्री मंदिर अर्थात माँ भगवती का स्तुति स्थल है। संध्या गायत्री मंत्र को, गायत्री को ही कहा जाता है। तो जब इसको सुनते भी है तो उसको संध्या वाले टाइम में सुनते हैं। तो संध्या गायत्री ब्रह्मा की पत्नी, वैसे बोला गया कि जो गायत्री है वो किसकी पत्नी है, ब्रह्मा की। तो ये जगत सुख में मंदिर कब और कैसे बना, उसकी जो स्टोरी ये है। और कुछ एक स्टोरी के अंदर ये बताया गया कि मंदिर पांडवों ने बनाया था, क्योंकि पांडव क्या थे इस क्षेत्र में आए थे जब वो अपने जो अज्ञातवास में थे, तो उस टाइम ही आए थे। और कुछ बोलते हैं ये जो मंदिर धरती की जो कोख थी उससे पैदा हुई थी। तो इस तरह से बहुत सारे काउंट है, कोई बोलते धरती से पैदा हुई थी और कोई बोलते थे यहाँ से पांडवों ने बनाया था। और ये जो मंदिर है इसके कुछ बारे में बताया गया कि मंदिर का भीतरी भाग ठोस शिलाओं से बना हुआ है, मतलब शिलाओं के पत्थरों से बना हुआ है, और पत्थर जोड़ कर इसको बना दिया गया, और शिखर शैली का मंदिर है। तो अब क्या पता अगली बारी पूछ ले कि शैली का, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, शिखर शैली का मंदिर है। मंदिर की छत की, मंदिर पत्थरों की छत से बना हुआ है, और खड़े जो स्तंभ है इसके, कास्ट मतलब लकड़ी के स्तंभ है इसमें, जो साइडों में दिख रही है। तो ये कौन से हो गए, ये स्तंभ है लकड़ी के, और इनके ऊपर क्या किया गया, आकृतियाँ उकेरी गई है। तो ये दिख रही होगी आपके बीच में, क्या है यहाँ पे आकृतियाँ बनाई गई यहाँ पे। और एक चीज़ है यहाँ पे, शिवरात्रि के दिन पूर्व माता का गायत्री जन्मदिन मनाया जाता है। तो अब कई बार प्रीलिम्स में देखो ना, ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जो बुक्स में नहीं लिखे हैं, पर पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन ये कि जो गायत्री का जो जन्मदिन होता है कब मनाया जाता है, तो शिवरात्रि के बाद मनाया जाता है। शिवरात्रि के पूर्व, एक दिन पहले क्या होता है, शिवरात्रि से पहले एक दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। और इसी के साथ एक मंदिर कौन सा है, शिव मंदिर भी है यहाँ पे, भगवान शंकर का मंदिर भी है यहाँ पे, जिसको क्या बोला गया, गौरी शंकर मंदिर। तो इस तरह से जगत सुख में 2 मंदिर है, एक संध्या मंदिर और एक कौन सा, गौरी शंकर मंदिर। और जो गौरी शंकर मंदिर है वो ऐसे शिखर स्टाइल में बना हुआ है। तो शिखर स्टाइल में बना हुआ है इस तरह से। तो ये शिखर होता है, और इसके नीचे क्या होगी, गर्भगृह होगी। तो 2 मंदिर है यहाँ पे जो इसमें लिखे गए हैं। एक तो क्या है, गौरी शंकर मंदिर, और दूसरा हो गया कौन सा, संध्या देवी मंदिर। और शीत मरुस्थल के लोगों का मसीहा है, मसीहा याक। अब याक क्या होता है कि जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, किन्नौर वाला, लाहौल स्पीति वाला एरिया, तो वहाँ पे क्या होता है, इतने टेम्परेचर में गाय वगैरह को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी दूध की रिक्वायरमेंट के लिए, और अपने जो उनका मीट खाने के लिए, तो उसके लिए क्या होगा इनका जो, और अपने सामान ढोने के लिए भी बना। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है या सामान ढोना है, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, याक का। और याक के 2 तरह के बाल होते हैं, एक होगा ब्लैक और दूसरा होता है वाइट। जो वाइट वाला होता है वो ज़्यादा पवित्र माना जाता है।
तो वाइट को ज़्यादातर नहीं काटते होते। और जो भी जैसे जो गुरुद्वारा में होता है देवता की जो बनती है जिसको एक वैसे तो लोकल एरिया में उसको चौरी बोलता है, तो जैसे हिलाते रहते हैं उसको, तो वो भी किसकी बनी होती है, याक के बाल की। तो इसमें लिखा है गुरुद्वारे के खरे चंबर याक के बालों से ही बनता है। तो जो सफ़ेद वाला है वो ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, और पश्मीना मिलता है इसमें से जिसको बुन के कुछ और भी बनाया जाता है। हाँ, एक चीज़ और देखना आप, यहाँ जो ब्यास नदी है, जो ये मंदिर है, तो जो गायत्री मंदिर है उसमें एक तरफ कौन सी रिवर है, ब्यास, और एक तरफ और भी रिवर है, इसका नाम है दोहगन रिवर। तो ऐसी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है ये पता होनी चाहिए आपको। जो दोहगन रिवर है ये बहुत तेज़ी से आती है और शोर करते हुए आती है, और माना जाता है कि कहते हैं कि इस नदी के किनारे धौम्य ऋषि तपस्या करते थे। तो जो दोहगन रिवर है यहाँ पे धौम्य ऋषि तपस्या करते थे, तो इस तरह से भी है ये। तो ये इस मंदिर के साथ ही है। और उसी तरह से यहाँ पे है समृद्ध संस्कृति के संभाग हिमाचल के मंदिर। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, एक मंदिर है जो राजगढ़ एरिया है, राजगढ़ एरिया सिरमौर का, उस तरफ ये मंदिर है। और यहाँ पे कोई गांव है देवठी मंज गांव में स्थित, ये रुद्र महाराज का मंदिर है यहाँ पे। तो पशुपति महादेव एंड, इसको पशुपति बोलेगा और इसको रुद्र भी बोलेंगे। तो दोनों नाम है पशुपति के, एक पशुपति और एक कौन सा हो गया, रुद्र महादेव। तो ये एक रुद्र नाम है और एक पशुपति नाम है। तो यहाँ पे माना जाता है कि पशुपति और रुद्र क्यों बोला गया, कि पशुपति इसलिए बोला गया कि कोई लेडी थी, वो जब वहाँ पे अपनी दही की जब लस्सी बना रही थी, ऐसे उसको चर्न करी थी, तो उसमें से क्या होता है, उसमें आवाज़ आती है किसी अंदर मूर्ति की। तो जब वो निकालते हैं उस मूर्ति को, तो उसमें से जो शिव निकलता है, तो उसको क्या बोला गया, पशुपति। और उसी तरह से एक स्टोरी ऐसी है, पर इतनी ज़्यादा ये स्टोरी के बारे में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्ज़ाम से। वैसे अगर वैसे जानना अपनी इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो इसमें कुछ स्टोरी बताई गई है कि कोई उस एरिया का कोई राजा था, एक ठाकुर टाइप राजा था। तो उसकी जो वाइफ थी, तो जो वाइफ थी वो काफ़ी सुंदर थी। तो वहाँ से क्या होता है, कोई जा रहा होता है, वहाँ से गुजर रहा होता है, तो उसको क्या करती है, जो उस राजा की वाइफ थी, वो उसको कोई फ्रूट देती है। जब वो फ्रूट लेके जा रहा होता है रास्ते में, तो उसने खाया नहीं, हो जा रहा होता है उसको लेके, तो रास्ते में कोई उसको और मिलता है वहाँ का, वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट आदमी था। तो उसने उससे पूछा कि ये फ्रूट कहाँ से लेके आया, तो उसने बोला कि वो मुझे किसी रानी ने दिया है। तो जब उसने उसकी सारी स्टोरी सुनाई, तो उस रानी की इस तरह की सुंदरता है उस रानी की, तो अब उसको क्या लगा कि अब मैं उससे शादी करूँगा, मैरिज करूँगा मैं इस तरह से। तो उसने यहाँ पे अपने उस एरिया में क्या कर दिया, जो उस राजा के लिए, जिसकी रानी थी, उस एरिया के लिए जो पानी जाता था, उसने वो पानी बंद कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, और नीचे मैसेज पहुँचा दिया कि जब तक राजा खुद नहीं आएगा यहाँ पे, तब तक पानी नीचे नहीं आएगा। मतलब उसको थोड़ा रिलीजियस से बता दिया कि यहाँ पे राजा को हाथ लगाना ज़रूरी है, जब राजा हाथ लगाएगा यहाँ से तो वहाँ से पानी निकलना लग जाएगा। तो उस राजा को लगा कि चलो अपनी प्रजा के लिए चला जाता हूँ, एक बार उसको टच करके आता हूँ तो पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब राजा वहाँ पर पहुँचता है तो उसका वो गला काट देता है। तो गला काटने के बाद क्या है कि वो उसका जो धड़ था बीबी, जो बिना सिर का था, वो उस घोड़े पे आके वापस आ गया, और वो जाके किसी मंदिर में स्थापित हो गया। तो वो बोलता है कि उसके अंदर शायद शिव जी की शक्ति आ गई होगी, तो मंदिर में वो स्थापित हो गया। तो इसलिए लोग क्या बोल दिया, रुद्र बोल देगा उसको, मतलब इस स्टोरी के अंदर। तो यहाँ पे ये राजगढ़ वाले एरिया में क्या है, ये मंदिर है, और जगह कौन सी है, राजगढ़ देवठी मंज गाँव वाला। तो अब ये जो मंदिर है, तो अभी किस तरह से बना हुआ है, देखो पत्थरों से बना है इसको, और ऊपर से जो इसका ये जो रूफ़ है, चाहे इसको आप ऐसे पेंट रूफ टाइप बोल सकते हो इसको, ये रूफ़ है इसका। तो कभी डिटेल में करेंगे मंदिरों के क्या स्टाइल है, किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम भी कम है तो यहीं कर रहा हूँ उसको। नेक्स्ट है, तो हिमाचल में कितने चिकित्सा महाविद्यालय है, मतलब कितने मेडिकल कॉलेजेस है इस टाइम, 6 मेडिकल कॉलेजेस है। और ये क्या है कि आपका जो इकोनॉमिक सर्वे होगा उसमें ये सारा डिटेल में आता है कि कितने कॉलेज है, कितना क्या है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, निजी क्षेत्र में एक महाविद्यालय है, जो प्राइवेट में महाविद्यालय एक है। और एम्स आपको पता ही है कहाँ बन रहा है, अभी बिलासपुर में बन रहा है एम्स। और वायस परमार चिकित्सा कहाँ पे है, नाहन में। और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है, चंबा में। और उसी तरह से हमीरपुर में कौन सा है, राधा कृष्णन वाला विद्यालय। तो राधा कृष्णन कहाँ पे है, हमीरपुर में है। और शिमला के चिमियाना के नज़दीक इंदिरा गांधी चिकित्सालय महाविद्यालय के 300 बिस्तर से अधिक क्षमता के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। तो एक और बड़ा ब्लॉक बनेगा जो IGMC का ही होगा, जो कहाँ पे होगा, शिमला के साथ जो चिमियाना है वहाँ पे होगा इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है कि एजुकेशन के लिए बोल दो, चाहे आप इसको हेल्थ के लिए बोल दो,
तो इसके लिए सरकार के ये काम चल रहा है। तो अगर ये सारे इंस्टीट्यूशन काम करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन एंड हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो बढ़ेगी। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे इसको, जो आपका पेपर 1 है वहाँ पे मैंने आपको लास्ट भी क्लास में बताया था, तो जो हमारी पॉपुलेशन है उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, सिर्फ हम नंबर्स की बात करते हैं कि इतनी हमारी एजुकेशन दर है, इतना हमारा डेंसिटी है, इतना हमारा ग्रोथ रेट है, वो आगे सारा क्वांटिटी में। और एक होता है क्वालिटेटिव में क्या होता है, जो आदमी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग वाले जो काम होते हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर है, तो ये जो सारी जो डेवलपमेंट है यहाँ पे कहाँ काम आएगी, आप इस पे ऐड कर सकते हो उसको, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है हमारी पॉपुलेशन का, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और वो पिछले जो न्यूज़ थी उसकी कंटिन्यूएशन है। तो जो हमारे यहाँ पे लग रहा है, रडार लग रहा है जो वेदर फॉरकास्ट को लेकर होगा, तो वो रडार कितने एरिया पे रेडिएशन पे अपना जो काम करेगा, 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये काम करेगा। तो आंधी, तूफ़ान, बिजली, ओलावृष्टि, तेज़ हवाएं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो जिससे हमारे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को तो मिलेगा ही इसका बेनिफिट, और साथ साथ जो टूरिज़्म है उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। वाहन चालकों का संवेदनशील बनाने पर बल, तो ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था कि अभी क्या कर दिया है, 18 जनवरी से लेकर 17 फेब तक सड़क सुरक्षा माह का निर्णय लिया गया है। मतलब डिक्लेयर कर दिया है 18 जनवरी से लेकर 17 फेब तक क्या होगा, हमारा जो रोड सेफ्टी है उसका एक मंथ डिक्लेयर कर दिया गया है। तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनता है कि ये रोड के लिए जो सेफ्टी वाला जो एक मंथ ही डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि अब इसमें बताया गया कि जो समाज सेवी है और कोई NGO वगैरह, इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है वो है गुड स्मार्टियंस। तो ये जो गुड स्मार्टियंस शब्द है, ये हमारा जो लॉ है उसमें भी चेंज होने वाला है। 1989 का जो संशोधन है हमारा रोड सेफ्टी वाला, उसको 2000 में उसमें कुछ अमेंडमेंट लाया गया है, और उस अमेंडमेंट में क्या कर दिया है, गुड स्मार्टियन जो शब्द है वो रखा हुआ है। तो गुड स्मार्टियन वो लोग होते हैं कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है ना, अगर आपने देखो कोई एक्सीडेंट हो गया तो लोग वहाँ से बच के निकलते हैं। उनको लगता है कि या तो हमें पुलिस पे जवाब देना पड़ेगा या हमें कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, और आजकल तो लोग वहाँ पे वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये एक साइन उन लोगों का है जो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है उसको लेकर, जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो गुड स्मार्टियंस क्या हो गए, उसको तुरंत बिठा के हॉस्पिटल ले जाएगा। तो जो भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, अगर उसको इमीडिएटली हेल्प मिल जाएगा तो बहुत सारे लोग बच सकते हैं। तो इमीडिएटली हेल्प करने के लिए क्या होता है, जो एक रिस्पांस फोर्स होती है वो तो जल्दी से नहीं पहुँच पाती वहाँ पे। तो जल्दी कौन पहुँचता है वहाँ पे, या तो वहाँ के लोकल लोग होंगे उस एरिया के, या तो कोई वहाँ पे जो उसी रास्ते से जा रहा होगा, चाहे गाड़ी में है चाहे पैदल है, वो होगा, है ना, या तो NGOs हो सकता है कोई। तो अब इनका जो एकदम से एक्शन में आना और उस आदमी की जान बचाना, तो उसको क्या बोला गया है, गुड स्मार्टियंस अथवा नेक व्यक्ति। तो अच्छा आदमी कौन होगा, तो वो अच्छा आदमी नहीं होगा जो उस टाइम क्या करेगा, वहाँ पे वीडियोस बनाने लग जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन लोगों को और ज़्यादा तैयार करना है कि एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है कि जिसमें सबके सब लोग क्या हो जाएंगे, गुड स्मार्टियंस हो जाएगा। तो जिसमें बहुत सारे जो एक्सीडेंट है अगर हो भी जाते हैं तो अगर उनको इमीडिएटली एड मिल जाए तो वो बच सकता है। तो ये प्रीलिम्स के लिए रखना है आपने याद कि जो ये मंथ डिक्लेयर किया है और कब से कब ये मंथ डिक्लेयर किया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, देखिए जी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य देश की सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र। थोड़ी हिंदी ज़्यादा अच्छी लिखी गई इसमें। तो पहले तो आप ये देखिए कि हमारी जो अर्थ है, उस अर्थ के कुछ पार्ट्स के लिए क्या है, कुछ ज़्यादा खतरा रहता है। तो उसमें क्या कर दिया मैं, कुछ एरियाज़ ऐसा होगा जिसको हमने क्या बोल दिया, प्रोटेक्टेड एरियाज़। तो उनको प्रोटेक्शन की कुछ खास ज़रूरत हो जाती है कि उन एरिया को मैं प्रोटेक्शन देनी ही देनी है। जैसे आप इन्वायरमेंट में कर पढ़ते हो हॉटस्पॉट में क्या होता है कि वहाँ पे एक तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा कुछ पेंडेमिक भी है कि जो वहीं पे एंडेमिक या पेंडेमिक कुछ बोलते हैं, तो जो सिर्फ वहीं पे पाई जाती है। तो एंडेमिक होती है, आई थिंक वो एंडेमिक होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है, पेंडेमिक होती है जो कहीं फैल जाती है। तो वो एंडेमिक मतलब कि वो वहाँ की स्पेशलिटी है कि वहीं पे ही आओ। तो एक तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, दूसरा
एंडेमिक है। और तीसरा क्या है कि उसको जो एंथ्रोपोजेनिक की जो एक्टिविटीज़ होती है, जो आदमी द्वारा जो काम होता है, उससे उसको बहुत थ्रेट होती है। तो आदमी का काम क्या हो गया, रोड बना दिया, माइनिंग कर दी, फॉरेस्ट काट दिया, तो उन एरिया को किस में डाला जाता है, हॉटस्पॉट एरिया में, तो वो भी एक प्रोटेक्टेड एरिया हो गया। उसी तरह से क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या करेंगे, हम उस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इवन वहाँ के जो लोग हैं उनके कल्चर को भी, जो उस एरिया के अंदर आएगा, और जो वहाँ के जो जीव जंतु है उनका जो निश होता है, उनका जो उनका बिहेवियर होता है, और जो उस एरिया में जो लोग रहते हैं अपना बिहेवियर कैसे शो करते हैं अपने कल्चर से, तो इस तरह से उसको भी वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है। उसी तरह से कुछ होते हैं क्या, नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क क्या होता है, जिसमें हम कम्युनिटी लेवल पर कोई प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो कम्युनिटी लेवल में क्या होता है, कुछ कम्युनिटी होती है ग्रास की, कुछ होती है प्लांट्स की, कुछ होती है स्पीशीज़ की, तो जो भी आएगा उसके अंदर वो सारा यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। तो नेशनल पार्क में हम किसकी बात करते हैं, कम्युनिटी लेवल की। और बायोस्फीयर रिजर्व में किसकी बात करते हैं, सारा ही जो भी वहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग है, इवन ह्यूमन बीइंग भी, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं वहाँ पे। उसी तरह से क्या होती है, सेंचुरीज़। अब जो सेंचुरीज़ होती है, और जो सेंचुरी क्या होगी कि वो किसी एक स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन की करने की बात करेगी। जैसे पोंग डैम वाली बर्ड सेंचुरी है, तो वो पक्षियों के लिए काम करेगी, है ना। कहीं किसी के लिए होगी, किसी जो भी अलग अलग स्पीशीज़ होता है, तो इनको हमें प्रोटेक्शन देना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से हॉटस्पॉट हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया। और तो ये जो जितने भी हिमाचल के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया है, अगर उसका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि अभी क्या है इसके अकॉर्डिंगली, पर इसको थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है, शायद बड़े हुए ये, पर आप भी देखना और मैं भी इसको चेक करूँगा कि क्या है इसमें। तो जो इसमें लिख रखा है अभी फ़िलहाल, इसमें 5 राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब 5 नेशनल पार्क, ये तो करेक्ट है। 5 ही नेशनल पार्क है, पहले 2 ही थे, अब कितने हो गया, 5। तो वो 5 कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे, वो भी देखते हैं कहाँ पे है। तो अब ये नेशनल पार्क किस लेवल पे प्रोटेक्शन देंगे, कम्युनिटी लेवल पे। तो कम्युनिटी में क्या होती है, हर एक पॉपुलेशन अलग से डिसाइड की गई। ये पॉपुलेशन है ग्रास वैरायटी की, ये है प्लांट की, ये है इस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन, ये उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन। तो वो सारी पॉपुलेशन देखो, जब यहाँ पे जेनेटिक लेवल पर एक तरह के जो कुछ भी होगा एक तरह का, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वायरमेंट पे। वैसे तो हम इंसानों में तो पॉपुलेशन कुछ और हो गई, तो इंसान इनमें क्या होगी, एक जेनेटिक लेवल की जो भी चीज़ें होगी, जो भी वहाँ पे जीव जंतु होंगे, वो सारे एक पॉपुलेशन में आ गए। तो वो चाहे ग्रास के हो, चाहे प्लांट के हो, चाहे स्पीशीज़ के हो, चाहे जानवर के हो, तो इसको बोलते हैं क्या, नेशनल पार्क। और उसी तरह से वन्य जीव अभ्यारण्य करके यहाँ लिखे हुए 28। तो 28 क्या है, यहाँ पे सेंचुरीज़ है हिमाचल के अंदर। तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, शायद इसमें कुछ चेंज ना हो, क्योंकि शायद बड़ी हुई है अभी। और जैसे आई थिंक हाँ, किसने लिखा भी है यहाँ पे, अंशुल शर्मा ने, कि सर रिसेंटली 42 रामसर साइट हो गई है। तो ये भी हो सकता है, बट ये भी मतलब कुछ जो डाटा है वो चेंज होता रहता है। तो अगर होगा इस तरह से, आप खुद भी इसको चेक करें और मैं भी चेक करूँगा, फिर इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे भी आप मान के चलो कितने 28 वन्य जीव है, वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, जिसको हम बोलते हैं सेंचुरीज़। और इसी तरह से 3 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। अब जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है उसको बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको, कंजर्वेशन रिजर्व। अब देखो, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन रिजर्व। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हॉटस्पॉट में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है और कुछ एंडेमिक है और जो ह्यूमन थ्रेट ज़्यादा है, तो उसको हम हॉटस्पॉट में रखेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें सब कुछ आएगा, इवन ह्यूमन बीइंग भी आएगा। उसके बाद आएगा नेशनल पार्क, जिसमें क्या करते हैं हम बात सारी कम्युनिटीज़ की। और उसके बाद सेंचुरी, इसमें किसकी बात करेंगे हम, कुछ स्पीशीज़ की। और उसके बाद कौन सा आ गया, जो कंजर्वेशन रिजर्व। तो कंजर्वेशन रिजर्व में क्या होता है, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो नेचर के साथ पूरी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं कि नेचर के साथ कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई है जिसको हमें किसी भी लेवल पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जो होल एक नेचर की वहाँ की कुछ स्पेशलिटी है, उस एरिया की कोई स्पेशल चीज़ है जो नेचर के साथ जुड़ी हुई है, और ज़्यादातर हमें बाकी और जगह वो देखने को नहीं मिलती। तो जो नेचर के साथ जो जुड़ी हुई है, जो उसके साथ कुछ वैल्यू जुड़ी हुई है, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, एक CRB एक एरिया है।
तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि 5 नेशनल पार्क, 28 सेंचुरीज और 3 क्या यहाँ पे CR है, और इसका जो एरिया टोटल बनता है वो है 8391 वर्ग किलोमीटर, मतलब 3891.42 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए है, इतना स्क्वायर किलोमीटर है ये। तो कितना हो गया ये 8391.42, इतना ये एरिया है टोटल हमारी जो ज्योग्राफिकल एरिया है। और अगर इसको देखते हैं हम परसेंटेज में, टोटल का कितना परसेंट हुआ, 15%। तो जो टोटल का जो 15% जो एरिया है वो हमारी स्टेट के पास कौन सा है, जो जिसको हम बोले क्या प्रोटेक्टिव एरिया है, जिसको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसको हमने कंजर्व और प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो ये आपको मेंस के लिए भी आएगा काम और प्रीलिम्स के लिए भी आएगा काम, राइट। तो अब देखो, अब असल में क्या हो रहा है कि जितना भी हमारे पास ये एरिया है, जो हम ये काम कर रहे हैं, इसमें हम क्या अल्टीमेटली किस चीज़ की प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को। तो बायोडाइवर्सिटी में सब कुछ आता है, जीव जंतु जो फ्लोरा फौना है सब आता है इसके अंदर। तो अब देखो, ये बायोडाइवर्सिटी का एक प्रिजर्व करने का एक तरीका है जो हमारी स्टेट के पास भी नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है मेंस में कि बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज़ है और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए इसको प्रिजर्व करने के लिए। तो जो उनमें से ये एक है। अच्छा, अब अभी न्यूज़ में क्यों है ये, तो न्यूज़ में इसलिए है कि जो नेशनल लेवल पर जो एक डाटा निकलता है उसका सर्वे करने के बाद उसकी कोई रैंकिंग होती है, तो उस रैंकिंग में ये देखा जाता है कि कौन से प्रोटेक्टेड एरिया है जिनकी रैंकिंग टॉप में है। तो उस टॉप में हिमाचल जो 5 जो टॉप रैंकिंग है, जो 5 टॉप पोजीशन है जिसकी, तो उस 5 के अंदर जो टॉप 3 है वो हिमाचल की है। तो 5 के अंदर जो हिमाचल की जो तीन जो सेंचुरी है, एक नेशनल पार्क है, तो उन्होंने टॉप 5 में जगह बनाई है। तो ये हिमाचल के लिए एक अचीवमेंट है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम जो डाइवर्सिटी को, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने में क्या हो रहा है, हम इस टाइम पूरे सक्षम है। और इवन बाकी जो स्टेट्स है उनके लिए हम एक तरफ से एक रोल मॉडल है कि हमें सभी को ऐसा करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हिमाचल के पास, और सबसे बड़ी बात कि जब हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। तो अगर फॉरेस्ट एरिया हमारे करीब 68% क्या हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है, और एक होता है फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर कहीं 23% के बराबर है। कवर होता है जहाँ पे कैनोपी प्रॉपर बनती है, जो जंगल से ढका हुआ है, जिसमें पेड़ लगे हुए हैं। और एरिया होता है जहाँ पे पेड़ तो नहीं है पर फॉरेस्ट वालों का एरिया है। तो ये हमारा पास एरिया तो हमने अचीव कर दिया है, पर अब कहाँ जा रहे हैं हम, कवर के लिए। कवर 33% और इसको शायद हम 33% के करीब करना है, और आगे जाके 50 भी करना है। तो अगर हम इसको कर रहे हैं प्रिजर्व, तो इसका मतलब क्या, हम क्या बचा रहे हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी। तो और हमें जो एक रिकॉग्निशन मिलती है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, वो कब मिलती है कि जब इतने बड़े काम करते हैं। तो इस टाइम हिमाचल का द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन जो सेंचुरी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन सेंचुरी है पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र। तो इसको क्या बोलेगा हम, रिस्ट्रिक्टिव, और संरक्षित को क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रोटेक्टेड एरिया। तो जहाँ में एक्टिविटीज़ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, और वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब होता है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी नेचर को बचाया जाए। तो उसको, उसमें जो रैंकिंग बनी है इसकी, जो रिस्ट्रिक्टिव प्रोटेक्टिव एरियाज़ है उनकी जो रैंकिंग है, उसमें जो टॉप में किसको रखा गया है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और दूसरा क्या हो गया, तीर्थन सेंचुरी। तो दोनों ही 1 नंबर में आते हैं। और उसके बाद थर्ड है सेंज सेंचुरी भी शीर्ष 5 में स्थान है। तो 3 को जो टॉप की 5 पोजीशन है वो मिली है, एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को, दूसरा तीर्थन सेंचुरी को, और चौथा सेंग सेंचुरी को। और ये सारी एक ही जगह पड़ती है, एक ही एरिया फॉल करता है इनका। तो ये एरिया कौन सा है, तो अब देखिए यहाँ पे ये कुल्लू में है, ये सारा ये है कुल्लू में। तो अगर ये पूरा देखते हैं हम, तो पूरा क्या हो गया, ये पूरा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगर ये पूरा देखें तो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब इस पूरे नेशनल पार्क के अंदर क्या है, सेंचुरी भी है।
तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर क्या है, 2 सेंचुरी है। तो अब 2 सेंचुरी कौन सी हो गई, एक तो हो गई कौन सी वाली, ये है सेंज, और दूसरी कौन सी हो गई, तीर्थन। ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उल्टा बोल रहा मैं, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, और ये सेंज सेंचुरी है, और इधर कोई आई कौन सी, तीर्थन। और ये तीर्थन इसलिए बोला गया, इसके साथ क्या रिवर है, तीर्थन रिवर। और ये कौन सी रिवर है, सेंज रिवर। तो जो सेंज रिवर के साथ वाला जो एरिया है वो आ गया किसमें, सेंज सेंचुरी में, और जो तीर्थन वाला एरिया है ये किस में आ गया, तीर्थन सेंचुरी में। और जिसको ये बीचों से ये टच कर रहा है ये क्या बन गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये कुल्लू वाले एरिया में है, और इन तीनों को क्या कर दिया है कि जो ये रैंकिंग बनी थी इसमें इनको फर्स्ट पोजीशन दी गई है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको रिवर दिख रही है यहाँ पे, यह है सेंज रिवर, और जो ये रिवर है यह है तीर्थन रिवर। आगे जाके ये तीर्थन रिवर किससे मिलती है, सेंज में, और कहाँ जैसे मिलती है, जगह होगी लारजी, और लारजी वो जगह है जहाँ ब्यास रिवर कहाँ जाती है, मंडी में। और यहीं पे क्या करती है, जो तीर्थन है ये सेंज में जाके मिलती है, इसी थोड़ा सा पॉइंट पे, और आगे जाके किस मिल जाती है, ये ब्यास में। तो ये वाला रीजन है ये। अब जो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है तो ये क्या करता है, ये दोनों को टच करता है, सेंज सेंचुरी को भी और तीर्थन को भी। तो इसलिए ये न्यूज़ में अभी। अब हिमाचल में हम देखते हैं कि अभी जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे 5 नेशनल पार्क है। तो 5 नेशनल पार्क कौन से हैं यहाँ पे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1984 में बना, जो ये वाला है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, कुल्लू में। और इंदर किला नेशनल पार्क, तो इंदर किला नेशनल पार्क आपने याद रखना, ये कहाँ पे आता है, मंडी एंड कुल्लू दोनों में ही है, ये मंडी एंड कुल्लू में ही है। और खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कुल्लू में। और उसी तरह से है पिन वैली नेशनल पार्क। अब जो पिन वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ पे होगा, लाहौल स्पीति में। तो अब यहाँ पे इस तरह से ये देखो, ये एरिया है, ये वैली है एक, तो इधर पड़ेगी पार्वती, इधर पड़ेगी पिन। तो जो यहाँ से पानी है, इधर वाला पानी कहाँ फॉल कर रहा है, पार्वती में। पार्वती कहाँ जाएगी, कुल्लू में, जो आगे जाके किसी रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। और जो इधर वाला पानी है कहाँ फॉल करेगा, पिन रिवर में। और पिन किसकी ट्रिब्यूटरी, आगे जाके रिवर निकलेगी स्पीति, ये ट्रिब्यूटरी किसकी, स्पीति की। तो यहाँ पे जो ये पिन वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ होगा, लाहौल स्पीति में। और उसके बाद लास्ट है सिम्बलवारा नेशनल पार्क। सिम्बलवारा नेशनल पार्क, ये वैसे ये पहले 2 ही थे, बाकी बाद में बनाए गए। तो सिम्बलवारा नेशनल पार्क है, ये है वैसे सिरमौर में, सिरमौर और हरियाणा के बॉर्डर पे लगता है। सोर्स सर, इन विच सोर्स वी शुड फॉलो टू नो नंबर ऑफ सेंचुरीज, बिकॉज ऑन गवर्नमेंट फॉरेस्ट वेबसाइट देर आर 26 सेंचुरीज। देखो हो सकता है कि अभी देखो विकिपीडिया में कुछ और दिखाया जा रहा है, और जैसे ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट की साइट है वो 26 है, और इधर अमीना पड़ा भी 28 है। तो फिलहाल क्या है कि जब तक इकोनॉमिक सर्वे बजट वाला टाइम नहीं आता, शायद उस पर मेंशन कर दे कुछ जो नहीं बनी है, और या तो गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसको देख लो। तो अभी मेरे हिसाब से आपको यही मानना चाहिए जो 28 है, ठीक है। तो क्योंकि ये ना जो डाटा होता है गवर्नमेंट का वो मतलब जो ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फॉरेस्ट वाले पहले अपडेट कर लेते हैं और दूसरा डिपार्टमेंट बाद में करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब तक कि सबका ही अपडेट नहीं होता तब तक कुछ जो डाटा होता है वो पिछले ही दिखाते होते हैं। तो अभी फिलहाल या तो आपको पूरा फॉरेस्ट वालों का मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो और आगे जाके इकोनॉमिक सर्वे में बजट आएगा तो शायद उसमें से आ जाए, राइट। तो इस तरह से मैंने बताया भी आपको। तो हमारे पास कितने नेशनल पार्क है, एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, कुल्लू इंदर किला नेशनल पार्क मंडी एंड कुल्लू में हो गया, और खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू में है, और पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे होगा, लाहौल स्पीति में, और सिम्बलवारा जो नेशनल पार्क है वो है सिरमौर में, ठीक है जी। तो अब लास्ट है कि हमारे पास साथ ही साथ क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो यहाँ पे 3 नोटिफाइड कंजर्वेशन रिजर्व है इन द स्टेट ऑफ HP। और ये इसको मैंने बताया कि कुछ नेचर की कुछ वैल्यूज़ होती है और वो बड़ी स्पेसिफिक होती है उस जगह के लिए, तो उनको प्रिजर्व करना भी हमारा काम है। तो 3 है, ये प्री के लिए भी बन सकता है क्वेश्चन और मेंस के लिए भी। सबसे पहले शिली कंजर्वेशन रिजर्व। तो शिली कहाँ पे है, सोलन में।
और उसके बाद है श्री नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व, ये है बिलासपुर में। और उसके बाद है दालाघाट कंजर्वेशन रिजर्व, ये है सोलन में। तो 2 है सोलन में, शिली एंड दालाघाट, और एक है श्री नैना देवी, यह है बिलासपुर में। तो इसका जो टोटल एरिया है 19.17 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है ये। तो ये 3 हमारे पास क्या हो गए, कंजर्वेशन रिजर्व, और 5 हो गया है नेशनल पार्क, और उसी तरह से 28 हो गया मेरे पास क्या, सेंचुरी। तो ये देख लेना। तो ये कहाँ पे आएगी वैसे, प्रोटेक्टेड एरिया में। और अभी न्यूज़ में क्या है, जो 3 है ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है अब, क्योंकि ये तीनों न्यूज़ में रही है। तो किसको पहला स्थान मिला और किसका 5वां मिला है। तो टॉप 5 में हिमाचल की 3 है। तो इस तरह से ये लास्ट न्यूज़ थी, और बाकी हम नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। तो मैं क्लास यहीं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।